टार्जन एंड द चैंपियन के साथ 6, 7, 8, 9, 10। रेफरी ने तटस्थ कोने में कदम रखा और मुल्लार्गन का दाहिना हाथ उठाया। जीत नहीं और नया चैंपियन, उसने चिल्लाया। एक पल के लिए मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मौजूद दर्शक, जो कि आंशिक रूप से ही भरा हुआ था, स्तब्ध चुप्पी में बैठे रहे। फिर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई, जिसके साथ ही हूटिंग की आवाज़ भी लगभग बराबर थी। ऐसा नहीं था कि हूटिंग करने वालों ने निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाया था, उन्हें बस मुल्लार्गन पसंद नहीं था, जो एक कुख्यात गंदा फाइटर था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनमें से कई लोगों ने चैंपियन पर अपना पैसा लगाया था। मुल्लार्गन के मैनेजर जॉय मार्क्स और उनके कोने में खड़ा दूसरा व्यक्ति रस्सियों के बीच से रेंगते हुए आया और मुल्लार्गन की पीठ पर थपथपाया। फोटोग्राफर, खेल लेखक, पुलिस और दर्शकों का एक हिस्सा रिंग में एकत्र हो गया। घबराए हुए समाचार टिप्पणीकार प्रतीक्षारत दुनिया को युगांतकारी समाचार सुनाने लगे। पूर्व चैंपियन होश में आया लेकिन थोड़ा लड़खड़ाता हुआ रिंग पार कर गया और मुल्लार्गन को बधाई देने के लिए हाथ बढ़ाया। नए चैंपियन ने हाथ नहीं लिया। गवान, तुम बेवकूफ़ हो, उसने कहा और अपनी पीठ मोड़ ली। वन पंच, मुल्लार्गन ने 1 साल से थोड़े ज्यादा समय में काफी लंबा सफर तय किया था, शौकिया से लेकर प्रारंभिक फाइटर तक, फिर विश्व के हेवीवेट चैंपियन तक, और उन्होंने अपना नाम कमाया था। सच में, उनके पास सिर्फ एक पंच था और उन्हें सिर्फ एक की जरूरत थी, बटन पर एक घातक दायां मुक्का। कभी कभी उन्हें मौका पाने के लिए कई राउंड तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आखिरकार उन्हें हमेशा मौका मिल ही जाता था। रिंग साइड पर 10 से 1 पसंदीदा पूर्व चैंपियन तीसरे राउंड में हार गया था। तब से वन पंच मुल्लार्गन ने सिर्फ 9 राउंड लड़े थे, फिर भी उन्होंने 6 बार अपनी चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक बचाव किया था, जिसमें 3 लोगों के जबड़े टूट गए थे और एक की खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया था। आखिरकार कौन चाहता है कि उसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो? इसलिए वन पंच मुल्लार्गन ने छुट्टी मनाने का फैसला किया और वह काम किया जो वह हमेशा से करना चाहता था लेकिन जिसे भाग्य ने हमेशा रोक दिया था। कई साल पहले उसने एक पोस्टर देखा था जिस पर लिखा था, नौसेना में शामिल हो जाओ और दुनिया को देखो। उसे वह पोस्टर हमेशा याद रहता था और अब छुट्टी के मौके पर मुल्लार्गन ने नौसेना या मरीन की किसी भी सहायता के बिना खुद ही दुनिया को देखने का फैसला किया। मैंने कभी नियाग्रा फॉल्स नहीं देखा है, उनके मैनेजर ने कहा। छुट्टियां मनाने के लिए यह एक अच्छी जगह होगी। अगर हम वहां जाएं, तो इससे नियाग्रा फॉल्स को भी काफी प्रसिद्धि मिलेगी। नियाग्रा फॉल्स, मेरा पैर, मुल्लार्गन ने कहा। हम अफ्रीका जा रहे हैं। अफ्रीका, मिस्टर मार्क्स ने सोचा। वो बहुत दूर है, दक्षिण अमेरिका में कहीं। तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? शिकार, आपने उस आदमी के घर में उन लोगों के सिर देखे हैं जहां हम पिछली रात लड़ाई के बाद थे, है न? शेर, भैंस, हाथी। अरे, यह कोई खेल होगा। हमने कोई शेर नहीं खोया है, बेटा, मार्क्स ने कहा। उसकी आवाज में विनती का भाव था। सुनो, बेटा, कुछ और लड़ाइयों के लिए यहीं रुको, फिर तुम्हारे पास रिटायर होने के लिए पर्याप्त आलू होंगे और तुम अफ्रीका या जहां चाहो वहां जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मैं अफ्रीका जा रहा हूं और तुम भी मेरे साथ जा रहे हो। अगर तुम इससे कुछ प्रचार पाना चाहते हो, तो बेहतर होगा कि तुम उन अखबार वालों को बुला लो। 10 दिन बाद जहाज के डेक पर खेल लेखक और कैमरामैन चैंपियन के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। बल्ब चमक रहे थे, शटर क्लिक हो रहे थे, रिपोर्टर सवाल दाग रहे थे, यात्री गर्दनें झुकाकर उसके करीब आ रहे थे। एक लड़की ऑटोग्राफ एल्बम लेकर भीड़ के बीच से कोहनी से रास्ता बना रही थी। डेली न्यूज के एक व्यक्ति ने पूछा, उसने लिखना कब सीखा? बुद्धिमान आदमी, मुल्लार्गन ने गुर्राते हुए कहा। एक अन्य ने कहा, जब आप अफ्रीका पहुंचे तो टार्जन को मेरा प्यार देना और उसके साथ फ्रेश मत हो जाना, नहीं तो वह तुम्हें अलग कर देगा, डेली न्यूज वाले ने बीच में ही टोकते हुए कहा। मुल्लार्गन ने कहा, मैंने पिक्चर्स में उस बेवकूफ़ को देखा है। वो किसी को भी अलग नहीं कर सकता था। डेली न्यूज के व्यक्ति ने ताना मारते हुए कहा, मैं आपको 10 में से 1 दांव पर लगाता हूँ, वह आपको पहले राउंड में ही हरा सकता है। तुम्हारे पास 10 भी नहीं है, बेवकूफ़, चैंपियन ने जवाब दिया।
भारी भरकम लदा ट्रक जंगल की तोपों के नीचे एक विशाल मैदान के किनारे से गुजर रहा था, जो यहाँ रुकी हुई थी। दुश्मन के कब्जे वाले इलाके की टोह लेने के लिए पिकेट की टुकड़ियां भेज रही थी। पेड़ों की सेना कभी आगे क्यों नहीं बढ़ी, मैदान हमेशा अपनी जगह पर क्यों रहा, ये रहस्य है। और ट्रक उस आदमी के लिए रहस्य था जो मैदान में दूर था और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देख रहा था। वह जानता था कि वहां कोई निशान नहीं था, शायद सृष्टि के बाद से यह पहला पहिए वाला वाहन था जो कभी इस रास्ते से गुजरा था। ट्रक को एक सफेद आदमी चला रहा था जो एक बदनाम सन हेलमेट पहने हुए था। उसके बगल में एक काला आदमी बैठा था। लोड के ऊपर कई अन्य अश्वेत लोग फैले हुए थे। जंगल की लंबी होती हुई छाया रेंगती हुई कालक्रम से बहुत दूर तक फैली हुई थी, जो संक्षिप्त भूमध्यरेखीय गोधूली के आगमन को चिन्हित करती थी। मैदान में बाहर खड़ा आदमी ट्रक से मिलने के लिए अपना रास्ता तय कर रहा था। वह एक सहज, घुमावदार चाल से आगे बढ़ रहा था जो लगभग बिल्ली की तरह चिकनी थी। उसने एक लंगोटी के अलावा कोई और कपड़ा नहीं पहना था। उसके हथियार आदिम थे। उसकी पीठ पर तीरों का एक तरकश और एक धनुष, उसकी कमर पर एक खुरदरी म्यान में एक शिकार का चाकू, एक छोटा मोटा भाला जो उसने अपने हाथ में रखा था, एक कंधे पर और दूसरी बांह के नीचे घास की रस्सी का एक कुंडल था। वह आदमी बहुत काला था, लेकिन वह नीग्रो नहीं था। अफ्रीकी सूरज के नीचे एक जीवन काल ने उसकी कांस्य त्वचा को जन्म दिया। उसके कंधे पर एक छोटा बंदर बैठा था, जिसका एक हाथ उसकी कांसे की गर्दन पर था। तारमंगानी, निकीमा, उस आदमी ने ट्रक की दिशा में देखते हुए कहा। तारमंगनी, बंदर ने बड़बड़ाते हुए कहा। नकीमा और टार्जन तारमंगनी को मार देंगे। वो खड़ा हुआ और अपने गाल फुलाए और बहुत क्रूर लग रहा था। दुश्मन से बहुत दूर होने पर या अपने मालिक के कंधे पर होने पर छोटा नकीमा दिल से शेर था। उसका साहस टार्जन से उसे अलग करने वाली दूरी के व्युत्क्रमानुपाती था और खुद और खतरे के बीच की दूरी के सीधे अनुपात में था। अगर छोटा नकीमा आदमी होता तो शायद वह एक गैंगस्टर और निश्चित रूप से एक गुंडा होता, लेकिन फिर भी वह एक काया होता। सिर्फ एक छोटा बंदर होने के कारण वह सिर्फ मनोरंजक था। हालांकि उसके पास एक विशेषता थी जिसने उसे कभी कभी लगभग उत्कृष्टता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वह थी अपने मालिक टार्जन के प्रति उसकी आत्मा बलिदान करने वाली वफादारी। आखिरकार ट्रक पर सवार व्यक्ति ने पैदल चलने वाले व्यक्ति को देखा। उसने देखा कि वे थोड़ी दूर आगे मिलने वाले थे। उसने अपनी पिस्तौल को ज्यादा सुलभ स्थान पर रखा और उसे खोलकर खोल दिया। उसने अपने बगल में बैठे लड़के की राइफल पर नजर डाली जो उसके घुटनों के बीच में थी, और उसने देखा कि वह आसानी से पहुंच में थी। वह पहले कभी इस इलाके में नहीं आया था और स्थानीय लोगों के स्वभाव को नहीं जानता था। सावधानी बरतना ही ठीक था। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम होती गई, उसने अजनबी को पहचानने की कोशिश की। मटू मवेशी, उसने अपने पास बैठे लड़के से पूछा, जो उस अजनबी को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। मजुम्बू, बवाना, लड़के ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि तुम सही हो, आदमी ने सहमति जताई। मुझे लगता है कि वह एक गोरा आदमी है। ठीक है, लेकिन उसने निश्चित रूप से एक देशी की तरह कपड़े पहने हैं। मैंने वजिमो, लड़का हंसा। अब मेरे पास 2 पागल आदमी हैं, आदमी ने कहा। मुझे दूसरा नहीं चाहिए। जैसे ही टार्जन पास आया, उसने ट्रक रोक दिया। नन्हा नकीमा बहुत ही जोर से चिल्ला रहा था और अपने दांत दिखा रहा था, जो उसे निस्संदेह एक भयानक गुर्राहट लग रही थी। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह तब तक अपनी जगह पर डटा रहा जब तक कि टार्जन ट्रक से 50 फीट की दूरी पर नहीं आ गया। फिर वह जमीन पर कूद गया और पास के एक पेड़ की सुरक्षा की तलाश की। आखिर किस्मत को ललचाने से क्या फायदा था। टार्जन ट्रक के पास रुका और उस गोरे आदमी के चेहरे की ओर देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मिल्टन ने लगभग नग्न आदमी को नीचे देखते हुए अपनी श्रेष्ठता महसूस की और पूछताछ की धृष्टता पर नाराजगी जताई। संयोग से उसने देखा था कि अजनबी के पास कोई आग्नेयास्त्र नहीं था। मैं ट्रक चला रहा हूँ, दोस्त, उसने कहा। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। इस बार टार्जन के स्वर में तीखापन था। मिल्टन का दिन बहुत मुश्किल भरा रहा।
वास्तव में उसके कई दिन मुश्किल भरे रहे थे। वह चिंतित था और उसकी नसें बहुत तेज थीं। उसका हाथ पिस्तौल के बट पर चला गया और उसने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन उसने कभी उसे आवाज नहीं दी। टार्जन का हाथ बाहर निकल आया, उसने मेल्टन की कलाई पकड़ ली और उस आदमी को ट्रक की कैब से खींच लिया। एक पल बाद ही उसे निहत्था कर दिया गया। नकीमा अपने पेड़ की शाखा पर ऊपर नीचे नाचता था और दुश्मन पर जंगल बिलिंग्सगेट फेंकता था, बीच बीच में टार्जन पर चिल्लाता था कि टारमंगनी को मार डालो। किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह एक ऐसा बोझ था जिसे नकीमा को हमेशा सहना पड़ता था। वह इतना छोटा और महत्वहीन था कि किसी ने कभी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ट्रक पर बैठे अश्वेतों की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये घटना इतनी अचानक हुई थी कि वे अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि अजनबी मेल्टन को ट्रक से घसीट कर ले जा रहा है, उसे हिला रहा है जैसे कुत्ता चूहे को हिलाता है। टार्जन ने अनुभव से सीखा था कि किसी व्यक्ति को वश में करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि उसे हिलाया जाए। शायद उसे सच्चाई के मनोविज्ञान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वह सच्चाई जानता था। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन वह अजनबी की पकड़ में असहाय था और वह भयभीत भी था। इस प्राणी के बारे में उसकी अलौकिक शक्ति से भी अधिक भयावह कुछ था। जंगली जानवर के चंगुल में होने का बिल्कुल स्पष्ट एहसास था, इसलिए उसकी प्रतिक्रियाएं वैसी ही थीं जैसी कई साल पहले हुई थी जब उसे शेर ने घायल किया था, अपरिहार्य के प्रति एक भाग्यवादी समर्पण की तरह। टार्जन ने मेल्टन को हिलाना बंद कर दिया और अपनी नजरें राइफल लिए उस लड़के पर घुमाई जो ट्रक से नीचे कूद गया था। उसने स्वाहिली में कहा, राइफल नीचे फेंक दो। लड़का हिचकिचाया। इसे नीचे फेंक दो, मेल्टन ने आदेश दिया और फिर टार्जन से कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुमसे पूछा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुझे जवाब चाहिए। मैं कुछ खिलते हुए अमेरिकियों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। वे कहाँ हैं? मेल्टन ने कंधे उचका दिए। भगवान ही जाने। वे आज सुबह सुबह एक हल्की कार में निकले और मुझसे जंगल के किनारे किनारे चलने को कहा। उन्होंने कहा कि वे वापस आएंगे और दिन में बाद में मुझसे मिलेंगे। वे शायद खो गए हैं। वे दोनों खुशनुमा हैं। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? टार्जन ने पूछा। शिकार। तुम उन्हें यहाँ क्यों लाए? ये बंद क्षेत्र है। मैं उन्हें यहाँ नहीं लाया, वे मुझे लाए। आप मुल्लारगन को कुछ नहीं बता सकते। वो उन पक्षियों में से एक है जो सब कुछ जानता है। उसे किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है, उसे एक रक्षक की आवश्यकता है। वो विश्व का हैवीवेट चैंपियन है और यह उसके सिर पर चढ़ गया है। उसे कुछ भी बताने की कोशिश करो और वह तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए तैयार है। उसने लड़कों को बुरी तरह पीटा है। मैंने अपने जीवन में ऐसा घटिया बाउंडर कभी नहीं देखा। दूसरा इतना बुरा नहीं है। वह मुल्लारगन का मैनेजर है। यह एक हंसी है। मैनेजर, मेरी नज़र। वो बस इतना ही कहता है, हाँ बच्चे। ठीक है बच्चे। और वह बस न्यूयॉर्क वापस जाना चाहता है। वो हर समय मौत से डरा हुआ रहता है। मैं चाहता हूँ कि वे दोनों न्यूयॉर्क वापस आ जाएं। मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे छुटकारा पा लूँ। क्या वे अकेले हैं? टार्जन ने पूछा। हाँ, तो फिर आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। ये शेरों का देश है। मैंने उन्हें कभी इतना बुरा नहीं देखा। मेल्टन ने सीटी बजाई। तो फिर मुझे आगे बढ़ना होगा और उन्हें खोजने की कोशिश करनी होगी। मुझे वे पसंद नहीं हैं, लेकिन मैं उनके लिए जिम्मेदार हूँ। तुम, उसने हिचकिचाते हुए कहा, तुम मुझे रोकने की कोशिश तो नहीं करोगे, है न? नहीं, टार्जन ने कहा। जाओ और उन्हें खोजो और उनसे कहो कि वे इस देश से बाहर चले जाएं और यहाँ ही रहें। फिर वह जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह कुछ दूर चला गया तो मेल्टन ने उसे पुकारा। आखिर तुम कौन हो? उसने पूछा। बंदर आदमी रुका और पीछे मुड़ा। मैं टार्जन हूँ, उसने कहा। मेल्टन ने फिर सीटी बजाई। वह ट्रक की कैब में वापस चढ़ गया और मोटर चालू कर दी, और जैसे ही भारी वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ा, टार्जन जंगल में गायब हो गया। सूरज पश्चिम की ओर नीचे चला गया और जंगल की लंबी होती छाया मैदान में दूर तक फैल गई। एक हल्की कार उबड़ खाबड़ जमीन पर उछलती हुई आगे बढ़ी।
कार में 2 आदमी थे। उनमें से एक गाड़ी चला रहा था और दूसरा खुद को संभाले हुए था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, वो लगभग लगातार छींक रहा था। हे भगवान, बच्चे, क्या तुम अपनी गति कम नहीं कर सकते? मार्क्स ने विलाप किया। क्या ये बुखार इतना बुरा नहीं है कि तुम मेरा जिगर उखाड़ने की कोशिश भी न करो? जवाब के लिए मुल्लार्गन ने एक्सीलेटर को थोड़ा और नीचे दबाया। यदि आप गति धीमी नहीं करेंगे तो आपके पास न तो स्प्रिंग होंगे, न टायर होंगे और न ही मैनेजर। मुझे अब किसी मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। मुल्लार्गन को ये बात इतनी मज़ेदार लगी कि उन्होंने इसे दोहराया। मुझे अब किसी मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसे अफ्रीका में भेज दिया। अरे, क्या इससे लोगों को हंसी नहीं आएगी? अपने दिमाग में कोई मूर्खतापूर्ण विचार मत लाओ, बच्चे। तुम्हें मेरे जैसे एक होशियार आदमी की जरूरत है, ठीक है? तुम्हारे पास जो कुछ है, वो तुम्हारे उन बड़े फूलगोभी के कानों के नीचे है। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। मुल्लार्गन ने अपनी गति थोड़ी धीमी कर ली, क्योंकि अचानक अंधेरा हो गया था। उसने लाइट जलाई। यहाँ जल्दी जल्दी अंधेरा हो जाता है, उसने टिप्पणी की। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों होता है। यह ऊंचाई की बात है, मूर्ख, मार्क्स ने समझाया। वे कुछ देर तक चुपचाप आगे बढ़ते रहे। मार्क्स ने घबराकर दाएं बाएं देखा, क्योंकि रात के आने के साथ ही दृश्य का पूरा पहलू बदल गया था, मानो वे अचानक किसी अजीब दुनिया में फेंक दिए गए हों। मैदान पर पीले तारों की भूतिया रोशनी में धुंधली रेखाएं थीं, जंगल ठोस, अभेद्य कालापन था। मार्क्स ने कहा, 42nd स्ट्रीट अभी बहुत अच्छी लग रही है। तो कुछ खाने को भी मिलेगा, मुल्लार्गन ने कहा। मेरा पेट मेरी रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि उस फलां व्यक्ति का क्या हुआ। मैंने उससे कहा कि जब तक वो हमसे न मिल जाए, तब तक वो यहीं रहे। वे अंग्रेज बहुत घमंडी हैं, लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। वे मुझे यह न करने और वह न करने के लिए कह रहे हैं। मुझे लगता है कि दुनिया का चैंपियन खुद का ख्याल रख सकता है, ठीक है? तुमने सही कहा, बच्चे। मैदान का सन्नाटा एक शिकारी शेर की गुर्राहट से टूट गया। शेर अभी कुछ दूरी पर था, लेकिन उसकी आवाज़ दोनों आदमियों के कानों तक साफ साफ पहुंच रही थी। वह क्या था? मुल्लार्गन ने पूछा। एक सुअर, मार्क्स ने कहा। अगर दिन का उजाला होता, तो हम इसे आजमा सकते थे, मुल्लार्गन ने कहा। इस समय पोर्क चॉप्स का एक गुच्छा इतना बुरा नहीं होगा। तुम जानते हो, जॉय, मैं सोच रहा था कि मैं और तुम उस अंग्रेज के बिना भी ठीक से रह सकते हैं। ट्रक कौन चलाएगा? ये बात सच है, मुल्लार्गन ने स्वीकार किया, लेकिन उसे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना बंद करना होगा जैसे कि हम 2 बच्चे हैं और वो हमारी नज़ है। बहुत जल्द मैं नाराज़ हो जाऊंगी और उसे एक थमा दूंगी। देखो, मार्क्स ने चिल्लाकर कहा, वहाँ एक लाइट है, ये ट्रक ही होगा। जब दोनों कारें आपस में टकराईं तो थके हुए लोग जमीन पर गिर पड़े और उनके अंग अकड़ गए तथा मांसपेशियों में ऐंठन होने लगी। तुम कहाँ थे? मुल्लार्गन ने पूछा। जब से हमने कैंप तोड़ा है, तब से यह ठीक चल रहा है, मिल्टन ने जवाब दिया। तुम्हें पता है कि यह बस तुम्हारी उस हल्की कार की तरह ज़मीन को कवर नहीं कर सकती, और तुमने आज बहुत ज़्यादा दूरी तय की होगी। कोई किस्मत नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई खेल चल रहा है। बहुत कुछ है। अगर आप कहीं स्थायी शिविर बना लें, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो हमें कुछ मिल जाएगा। हमने आज कुछ भैंसें देखी, मार्क्स ने कहा, लेकिन वे भाग गईं। मुल्लार्गन ने बताया, वे जंगल में चले गए। मैंने पैदल ही उनका पीछा किया, लेकिन वे भाग गए। आपके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने ऐसा किया, मिल्टन ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा मेरे लिए भाग्यशाली? यदि आपने उनमें से किसी एक को गोली मार दी होती, तो संभवतः आप मारे गए होते। मैं किसी घायल भैंसे की अपेक्षा किसी भी दिन शेर का सामना करना पसंद करूंगा। शायद आप ऐसा करेंगे, मुल्लार्गन ने कहा, लेकिन मैं किसी गाय से नहीं डरता। मिल्टन ने कंधे उचकाए, मुड़ा और लड़कों को शिविर बनाने के लिए कहा। हमें वहीं शिविर लगाना है, जहां हम हैं, उसने दूसरे 2 गोरों से कहा। हमें अभी पानी नहीं मिल पाया है, और वैसे भी हमारे पास पर्याप्त पानी है, जैसा कि है। खैर, कल हमें वापस लौटना होगा।
वापस मुड़ो, मुलरगन ने कहा। कौन कहता है कि हमें वापस मुड़ना होगा? मैं यहाँ शिकार करने आया हूँ और मैं शिकार करने जा रहा हूँ। वहाँ मुझे एक आदमी मिला जिसने कहा कि यह बंद क्षेत्र है। उसने मुझसे कहा कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ओह, उसने ऐसा किया है न? वो खुद को कौन समझता है जो मुझे बाहर जाने के लिए कह रहा है? क्या तुमने उसे बताया कि मैं कौन हूँ? हाँ, लेकिन वह ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं उसे देखूंगा तो उसे प्रभावित करूंगा। वह कौन था? उसका नाम टार्जन है। वह बेवकूफ, क्या वह सोचता है कि वह मुझे अफ्रीका से बाहर निकाल सकता है? मिल्टन ने सलाह दी, यदि वह आपसे अफ्रीका के इस हिस्से को छोड़ने के लिए कहता है, तो बेहतर होगा कि आप ऐसा कर लें। मैं तब चला जाऊंगा जब मैं अच्छा और पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा, मुल्लार्गन ने कहा। मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ, मार्क्स ने छींकते हुए कहा। यहाँ अफ्रीका में हे फीवर से पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। लड़के ट्रक से सामान उतार रहे थे, जल्दी से शिविर बनाने की तैयारी कर रहे थे। एक लड़का रात का खाना पकाने की तैयारी में आग जला रहा था। खूब हंसी मजाक हो रहा था और बीच बीच में देशी गाने भी बज रहे थे। ट्रक से भारी सामान लेकर जा रहा एक लड़का गलती से मुल्लार्गन से टकरा गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। लड़ाकू ने अपनी खुली हथेली से काले आदमी पर एक जोरदार वार किया, जिससे उसका सिर एक तरफ से टकराया और वह जमीन पर गिर गया। अगली बार तुम देखोगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, उसने गुर्राहट के साथ कहा। मिल्टन उसके पास आया। बस इतना ही होगा, उसने कहा। मैंने जब तक चाहा तब तक इसे बर्दाश्त किया है। इन लड़कों में से किसी को भी मत मारना। तो तुम भी इसकी तलाश कर रहे हो, है न? मुलरगन चिल्लाया। ठीक है, तुम इसे पा ही लोगे। इससे पहले कि वह हमला कर पाता, मिल्टन ने अपनी पिस्तौल निकाली और उसे घेर लिया। चलो, उसने आमंत्रित किया। मैं बस आत्मरक्षा में तुम्हें मारने का दोषी मानने के मौके का इंतजार कर रहा हूँ। मुलरगन कई सेकंड तक बंदूक को घूरता रहा, फिर वह मुड़ गया। बाद में उसने मार्क्स से कहा, उन अंग्रेजों में हास्य की कोई समझ नहीं है। उसने शायद देखा होगा कि मैं बस मजाक कर रहा था। शाम का भोजन बहुत ही शांत था। बातचीत को धीमा नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि बातचीत तब तक नहीं हुई जब तक कि भोजन लगभग समाप्त नहीं हो गया। तभी शिविर के पास एक शेर की गुर्राहट सुनाई दी। वह सुअर फिर से आ गया है, मुल्लार्गन ने कहा। शायद अब हम उसे पकड़ सकें। कौन सा सुअर? मिल्टन ने पूछा। तुम बहरे होगे, मुल्लार्गन ने कहा। क्या तुम उसे सुन नहीं सकते? क्रिप्स, मार्क्स ने कहा। देखो, उसकी आंखें चमक रही हैं। मिल्टन उठे और ट्रक के किनारे जाकर स्पॉटलाइट जलाए और उसे आंखों पर घुमाया। चमकीली रोशनी के घेरे में एक पूरा बड़ा शेर खड़ा था। बस कुछ पल के लिए वह वहीं खड़ा रहा, फिर वह मुड़ा और अंधेरे में चला गया। सुअर, मुलरगन ने घृणा से कहा। चॉकलेटी रंग के लोग बबांगो हैं, जिनके चेहरे की बनावट अच्छी है और सिर का आकार भी अच्छा है। उनके दांत फीके नहीं होते, फिर भी वे कट्टर नरभक्षी हैं। उनके नरभक्षण में कोई धार्मिक निहितार्थ नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। वे मानव मांस खाते हैं क्योंकि उन्हें ये पसंद है, क्योंकि वे इसे किसी भी अन्य भोजन से बेहतर मानते हैं, और सच्चे पेटू की तरह वे इसे तैयार करना जानते हैं। वे मनुष्य का शिकार उसी तरह करते हैं जैसे दूसरे लोग शिकार के जानवरों का शिकार करते हैं, और जिस क्षेत्र में वे हमला करते हैं, वहाँ लोग उनसे नफरत करते हैं और उनसे डरते हैं। हाल ही में टार्जन को ये खबर मिली थी कि बबनगोस ने उस विशाल क्षेत्र के एक सुदूर भाग पर आक्रमण कर दिया है, जिसे वह बचपन से ही अपना मानता था, और टार्जन कई मार्च करते हुए जांच करने के लिए आया था। उसके पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसके अपने सफ़ेद पंखों वाले वजीरी योद्धाओं का एक दल आया, जिसका नेतृत्व उनके प्रसिद्ध सरदार मुविरो कर रहे थे। यह मिल्टन के साथ टार्जन की मुठभेड़ के बाद की सुबह थी। वानर मानव मैदान के किनारे जंगल के अंदर झूल रहा था, उसकी हर इंद्री सतर्क थी। उसकी मुक्त चाल और आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार में सावधानी का जरा भी संकेत नहीं था, फिर भी वह छाया की तरह चुपचाप आगे बढ़ रहा था।
उसने घास में पफेडर और पेड़ पर अजगर को अपने शिकार को पकड़ने के लिए ऊपर से इंतजार करते देखा और उसने उनसे बचकर निकल गया। उसने थोड़ा चक्कर लगाया ताकि वह तुरही के पेड़ के नीचे से न गुजरे, जहां से काली चींटियां गिर सकती थीं और उसे डंक मार सकती थीं। कुछ देर बाद वह रुका और जंगल के किनारे और मैदान की ओर देखने लगा। न तो तुम और न ही मैं सुन सकते थे कि उसने क्या सुना, क्योंकि हमारा जीवन हमारी सुनने की क्षमता पर बहुत हद तक निर्भर नहीं करता। जंगली जानवरों की दृष्टि बहुत खराब होती है, लेकिन कोई भी जानवर कम सुनने या सूंघने की क्षमता वाला नहीं होता। टार्ज़न एक इंसान था और इसलिए अपनी जंगली दुनिया में जीवित रहने के लिए प्रकृति द्वारा कम सुसज्जित था। उसने अपनी सभी इंद्रियों को असाधारण रूप से विकसित कर लिया था और इसलिए अब उसने दूर से घोड़ों की तेज आवाज़ें सुनी, इससे बहुत पहले कि आप या मैं सुन पाते। और उसने एक और आवाज़ सुनी, एक ऐसी आवाज़ जो उस इलाके के लिए उतनी ही अजीब थी जितनी पार्क एवेन्यू पर शेर के शिकार के बाद की दहाड़, एक मोटर का धुआं। वे अब करीब आ रहे थे और वे तेजी से आ रहे थे। और अब एक और आवाज़ आई जिसने पहली आवाज़ को दबा दिया, मशीन गन की एकाएक आवाज़। कुछ ही देर में वे उसके पीछे से निकल गए, जेब्रा का एक झुंड, और उनके बगल में एक हल्की कार थी। एक आदमी गाड़ी चला रहा था और दूसरा भागते हुए झुंड पर सबमशीन गन से सीसा फेंक रहा था। जेब्रा गिर गए, कुछ मारे गए, कुछ सिर्फ अपंग हुए, लेकिन कार आगे बढ़ गई। उसके सवारों ने उसके पीछे तड़पते जानवरों की अनदेखी की। टार्ज़न इसे रोकने में असमर्थ इस कत्लेआम को ठंडे गुस्से में देख रहा था। उसने पहले भी शिकार सुअरों की क्रूरता देखी थी, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। मनुष्य के बारे में उसका अनुमान कभी भी बहुत अधिक नहीं था, निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। वह मैदान में गया और दयापूर्वक उन जानवरों को उनके दुख से बाहर निकाला जो बुरी तरह से घायल थे। कार जिस दिशा में गई थी, विनाश के निशान का अनुसरण करते हुए। अंततः वह उन दो लोगों से फिर से मिला और उनका हिसाब किताब हुआ। उससे काफी आगे भयभीत झुंड के बचे हुए लोग एक चट्टानी खाई में गिर गए और विपरीत दिशा में चढ़ते हुए पहाड़ी के ऊपर गायब हो गए, जबकि मुल्लार्गन ने कार को नीचे के पास रोक दिया। अरे, उसने कहा, ये खेल था। जब मैं अपने सभी सिर दीवार पर लगा दूंगा तो मैं पार्क एवेन्यू वाले लड़के को पिकर जैसा बना दूंगा। तुमने उन्हें जरूर साफ कर दिया, बच्चे, मार्क्स ने कहा। वो कुछ शूटिंग थी। मैं मरीन कोर में एक विशेषज्ञ राइफलमैन नहीं था, जॉय। अब अगर मैं शेरों के झुंड में भाग सकता। लड़का जंगल खाई के मुहाने पर आ गया था और पेड़ कार से 100 गज की दूरी तक घने हो गए थे। वहां पेड़ों के बीच हलचल थी, लेकिन दोनों मंदबुद्धि लोगों को इसका एहसास नहीं था। उन्होंने सिगार जला रखे थे और आराम के कुछ पलों का आनंद ले रहे थे। मुझे लगता है कि हमें वापस शुरू करना चाहिए और सफाई करनी चाहिए, मुलर्गन ने कहा। मैं उनमें से किसी को भी खोना नहीं चाहता। मान लीजिए, इस दर पर अगर हम पूरा महीना काम करें तो मुझे लगभग 1000 सिर वापस लेने चाहिए। मैं घर पहुंचने पर उन अखबारों के बमों के बारे में ज़रूर लिखूंगा। मैं उनमें से एक फोटोग्राफ बम को हज़ारों सिर के ऊपर मेरा घड़ा रखने के लिए कहूंगा, सभी तरह के। यह अमेरिका के हर अखबार में छपेगा। यह ज़रूर होगा, बच्चे, मार्क्स ने सहमति जताई। हम निश्चित रूप से अफ्रीका को बहुत प्रचार देंगे। बोलते समय उसकी नज़र घाटी के ऊपर जंगल पर थी। अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कहो, बच्चे, देखो, वह क्या है? मुलर्गन ने देखा और फिर सावधानी से मशीन गन उठा ली। शश, उसने चेतावनी दी। यह एक हाथी है। क्या किस्मत है। उसने हथियार का थूथन उठाया और ट्रिगर दबाया। एक हाथी ने तुरही बजाई और खुले में उछल पड़ा। उसके पीछे एक और फिर एक और आया, जब तक कि 7 बड़े जानवर उनकी ओर नहीं आ गए। फिर बंदूक जाम हो गई। नरक, मुलर्गन ने चिल्ला कर कहा। इससे पहले कि मैं इसे साफ कर पाऊं, वे भाग जाएंगे। वे भाग नहीं रहे हैं, मार्क्स ने कहा। वे हमारे लिए आ रहे हैं। दृष्टिहीन हाथियों ने आखिरकार कार को ढूंढ लिया। अपनी सूंड और बड़े कान ऊपर उठाकर तुरही बजाते हुए वे हमला करने लगे, लेकिन तब तक मुल्लार्गन ने बंदूक निकाल ली थी और फिर से उन पर सीसा डाल रहा था। एक हाथी गिर गया, अन्य डगमगा गए और एक तरफ मुड़ गए।
यह उनके लिए बहुत ज्यादा था, सभी के लिए बहुत ज्यादा, सिवाय एक के। एक बड़ा बैल जो कई घावों के दर्द से पागल हो गया था, हमले को घर तक ले गया। मशीन गन की आवाज बंद हो गई। मुलरगन ने घृणा से हथियार नीचे फेंक दिया। मारो, जॉय, वह चिल्लाया, ड्रम खाली है। बैल के टकराने से दोनों व्यक्ति कार के विपरीत दिशा में गिर गए। बैल के विशाल शरीर के वजन और भयानक प्रभाव के कारण कार पलट गई, पहिए ऊपर हो गए। बैल लड़खड़ा गया और आगे की ओर झुका, चेसिस पर गिरकर मर गया। दोनों आदमी धीरे धीरे वापस आए। अरे, मुलरगन ने कहा, देखो, वो उस जलोपी के साथ क्या करने गया। हेनरी अब उसे कभी नहीं पहचान पाएगा। वो अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे बैठ गया और मलबे के नीचे झांकने की कोशिश की। मार्क्स एस्पन की तरह कांप रहा था। मान लीजिए कि वह नहीं बोला होता, उसने कहा, हम कहाँ होते? अब हम क्या करने जा रहे हैं? हमें ट्रक आने तक यहीं इंतजार करना होगा। हमारी बंदूकें उस गंदगी के नीचे दबी हैं। शायद ट्रक उस बड़े बदमाश को खींच कर ले जाए। हमें अपनी बंदूकें रखनी होंगी। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि मैं ब्रॉडवे पर वापस चला जाऊँ, मार्क्स ने छींकते हुए कहा, जहाँ न तो हाथी हैं और न ही घास। नन्हा निकीमा बहुत परेशान था। सबसे पहले मशीन गन की आवाज ने उसे परेशान कर दिया था। इसने उसे इतना डरा दिया था कि वह अपने स्वामी और मालिक के कंधे की शरण छोड़कर भाग गया था और पास के एक पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया था। जब टार्ज़न मैदान में गया था तो वह भी उसके पीछे गया था और उसे मैदान में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भयंकर अफ्रीकी सूरज की तपिश थी और कोई सुरक्षा नहीं थी। और वह और भी परेशान था क्योंकि उसे काफी समय तक रुक रुक कर तंत्रिका विदारक आवाज सुनाई देती रही थी और यह उस दिशा से आ रही थी जिस दिशा में वे जा रहे थे। पीछे भागते हुए उसने अपने मालिक को डांटा, क्योंकि नन्हे निकीमा को ऐसी दुनिया में मुसीबत की तलाश करने का कोई मतलब नहीं दिख रहा था जहां पहले से ही बहुत से लोग हैं जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। टार्ज़न ने गोलियों की आवाज, घायल हाथियों की चीखें और क्रोधित हाथियों की तुरही सुनी थी, और उसने क्रूर त्रासदी को इतनी स्पष्टता से देखा जैसे कि उसने इसे अपनी आंखों से देखा हो, और उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो गोरे आदमी के कानून को भूल गया, क्योंकि टेंटोर हाथी उसका सबसे अच्छा दोस्त था। यह एक जंगली जानवर था, एक हत्यारा, जो उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था जहां से आवाजें आ रही थीं। टार्ज़न और निकीमा के कानों तक जो आवाजें पहुंची थीं, वे घाटी के उस पार घने जंगल में दूसरे कानों तक भी पहुंची थीं। उनके मालिक चुपके से छायादार अंधेरे में घुसकर टोह लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वे सावधानी से आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आवाजें गोरे लोगों की थीं, और बंदूकों के साथ कई गोरे लोग बुरी दवा थे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे। जैसे ही टार्ज़न घाटी के किनारे पर पहुंचा और नीचे के दृश्य को देखा, दूसरी ओर से अन्य आंखें नीचे की ओर देखने लगीं। इन अन्य आंखों ने टार्ज़न को देखा, लेकिन पेड़ों और झाड़ियों ने उन्हें उससे छिपा दिया, और हवा उसकी पीठ पर होने के कारण उनकी गंध उसके नथुनों तक नहीं पहुंच सकी। घाटी में मौजूद दो लोगों में से मार्क्स ने सबसे पहले टार्ज़न को देखा। उसने मुल्लारगन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और दोनों लोगों ने बंदर आदमी को धीरे धीरे अपनी ओर उतरते देखा। नकीमा को परेशानी का आभास हुआ और वह शिखर पर ही रहा, बकबक करता रहा और डांटता रहा। टार्ज़न चुपचाप उन दोनों लोगों के पास गया। तुम्हें क्या चाहिए? मुलरगन ने अपनी कमर पर रखी बंदूक को खींचते हुए पूछा। तुमने मारा? टार्ज़न ने मृत हाथी की ओर इशारा करते हुए पूछा, और क्रोध में आकर उसने वही एक शब्दीय घुरघुराहट भरी आवाज निकाली जो कई वर्ष पहले उसके अंग्रेजी से परिचय की याद दिला रही थी। हाँ तो क्या? मुलरगन का स्वर बुरा था। टार्ज़न मारो, बंदर आदमी ने कहा और करीब आ गया। वह मुल्लारगन से 5 फीट दूर था जब मुल्लारगन ने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। लेकिन मुल्लारगन जितनी जल्दी था, टार्ज़न उससे भी ज्यादा तेज था। उसने हथियार उठाया और गोली हवा में बिना किसी नुकसान के चली गई। फिर उसने दूसरे के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे एक तरफ फेंक दिया। मुलरगन ने मुस्कराते हुए कहा, एक टेढ़ी, व्यंग्यात्मक मुस्कान। बेचारा मूर्ख तो बिल्कुल नया है,
उसने सोचा, दुनिया के हैवीवेट चैंपियन के साथ इस तरह मजाक कर रहा है तो तुम टार्जन के चूतर हो, उसने कहा। फिर उसने अपना घातक दाहिना हाथ सीधे टार्जन की ठोड़ी पर घुमाया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब वह चूक गया। उसे और भी अधिक आश्चर्य तब हुआ जब बंदर आदमी ने अपनी खुली हथेली से उसके सिर पर एक जोरदार प्रहार किया, ऐसा प्रहार कि वह आधा स्तब्ध होकर गिर पड़ा। मार्क्स घबराहट और आतंक में नाचने लगा। उठो, बदमाश, उसने मुल्लार्गन पर चिल्लाते हुए कहा, उठो और उसे मार डालो। नकीमा घाटी के किनारे पर उछल कूद कर रहा था और टारमंगनी पर अवज्ञा और अपमान बरसा रहा था। मुल्लार्गन धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। सहज रूप से उसने 9 की गिनती की थी। अब उसके दिल में हत्या की भावना थी। उसने टार्जन पर हमला किया और एक बार फिर से बंदर आदमी ने उसे चूकने दिया। फिर मुल्लार्गन ने टार्जन के दाहिने हाथ को जकड़ लिया और बंदर आदमी के एक गुर्दे के ऊपर भयानक प्रहार किए, जिससे वह घायल हो गया और कमजोर हो गया। टार्जन ने अपने खाली हाथ से मुल्लार्गन को उसके पैरों से उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे वह उसके ऊपर गिर गया। स्टील की तरह उभरी उंगलियों ने मुल्लार्गन का गला पकड़ लिया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बेबस था। उसके ऊपर बैठे आदमी के गले से एक धीमी सी दहाड़ निकली। यह एक जानवर की दहाड़ थी और इसने चैंपियन को एक ऐसे डर से भर दिया जो उसके लिए नया था। मदद करो, जॉय, मदद करो, वह चिल्लाया। वह फलां मुझे मार रहा है। मार्क्स व्यर्थता का मूर्त रूप था। वह केवल उछल कूद कर सकता था, चिल्ला सकता था, उठो, बेवकूफ, उठो और उसे मार डालो। नकीमा भी उछल कूद कर रहा था और चिल्ला रहा था, लेकिन वह उछल कूद और चिल्लाहट की वजह मार्क्स से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जो तीनों पुरुषों ने नहीं देखा था, जिनका पूरा ध्यान लड़ाई पर था। उसने जंगल से घाटी के दूसरी तरफ से जंगली लोगों की एक भीड़ को नीचे आते देखा। बबांगो को एहसास हुआ कि उनके नीचे के 3 आदमी पूरी तरह से तल्लीन थे और उनकी उपस्थिति से पूरी तरह अनजान थे, इसलिए वे चुपचाप आगे बढ़े, क्योंकि वे उन्हें जीवित और सुरक्षित पकड़ना चाहते थे। वे तेजी से आगे बढ़े, 100 चिकने योद्धा, मांसल और कठोर, 100 शानदार खंडन इस सिद्धांत के कि मानव मांस खाने से मनुष्य कुरूप, बाल रहित और दांतहीन हो जाता है। मार्क्स ने उन्हें सबसे पहले देखा और चेतावनी देते हुए चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वे पहले ही उस पर हमला कर चुके थे। अपनी संख्या के बल पर उन्होंने तीनों आदमियों को परास्त कर दिया। टार्जन और मुल्लार्गन को 1 दर्जन चिकने काले शरीरों के नीचे दबा दिया, लेकिन बंदर आदमी ने उन्हें एक पल के लिए अपने से दूर करते हुए ऊपर उठाया। मुल्लार्गन ने उसे अपने सिर के ऊपर एक योद्धा को उठाते और अपने साथियों के चेहरे पर फेंकते देखा, और चैंपियन अपनी शारीरिक शक्ति के इस प्रदर्शन से बहुत अधिक भयभीत था जो उसकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक था। ये क्षणिक उलटफेर बहुत कम समय के लिए था। टार्जन के लिए भी बहुत सारे बबांगो थे। उनमें से 2 ने उसे टखनों के पास से पकड़ लिया और 3 और उसे पीछे की ओर जमीन पर ले गए, लेकिन इससे पहले कि वे उसे बांध पाते, उसने अपने नंगे हाथों से एक को मार डाला। मुल्लार्गन को कम कठिनाई से पकड़ा गया, मार्क्स को कोई कठिनाई नहीं हुई। बबांगोस ने उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे कसकर बांध दिए और उन्हें पीछे से भालों से धकेलते हुए उन्हें खड़ी घाटी की ओर जंगल में खदेड़ दिया। नन्हे नकीमा ने एक क्षण तक देखा, फिर वह मैदान के पार भाग गया। जंगल की उदासी उन पर छाई हुई थी, जिसने दोनों अमेरिकियों के मनोबल को और भी अधिक निराश कर दिया। असंख्य सघन वृक्ष, जिनके पत्तों के आपस में जुड़े हुए मुकुट आकाश और सूर्य को बंद कर देते थे, उन्हें भयभीत कर रहे थे। पेड़ पेड़ पेड़, सभी आकार और ऊंचाई के पेड़, जिनमें से कुछ अपनी सबसे ऊंची शाखाओं को घनी भरी फिरनियां, अमोमा और बौनी झाड़ियों के कालीन से लगभग 200 फीट ऊपर उठाए हुए थे, जो जमीन को ढंके हुए थे। लताओं के गुच्छे और झाड़ियां एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक फैली हुई थीं, या उनके तने के चारों ओर आधार से लेकर सबसे ऊंचे शिखर तक विशाल सांपों की तरह लिपटी हुई थीं। सबसे ऊंची शाखाओं से अन्य लगभग जमीन तक लटकी हुई थीं। उनके घिसे हुए सिरे मृत हवा में मुश्किल से हिल रहे थे, और अन्य पतले डोरे लटकन में लटके हुए थे, जिनके सिरों पर खुले धागे का काम था, जो एपिफाइट्स की हवाई जड़ें थीं।
तुम्हें क्या लगता है कि वे हमारे साथ क्या करेंगे? मार्क्स ने पूछा। हमें फिरौती के लिए पकड़ेंगे। माब्बे, मुझे नहीं पता। उन्होंने फिरौती कैसे वसूली? मार्क्स ने अपना सिर हिलाया। तो फिर वे हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं? आप उस बड़े बेवकूफ से क्यों नहीं पूछते? मुल्लारगन ने अपना सिर टार्जन की ओर हिलाते हुए सुझाव दिया। बम। मार्क्स ने घृणा से यह शब्द उगल दिया। उसने तुम्हें एक बम बना दिया, बड़े लड़के। काश मेरे पास भी न्यूयॉर्क में ऐसा ही बम होता। तब मेरे पास एक असली चैंपियन होता। उसने अपने हाथ के सपाट हिस्से से तुम्हें लगभग मार ही डाला। वो कितना बड़ा बम है। बस एक भाग्यशाली मुक्का, मुल्लारगन ने कहा। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। वो आपको ऐसे उठाता है जैसे आप फ्लाईवेट हों, लेकिन जब वो आपको नीचे गिराता है तो आप हेवीवेट की तरह गिरते हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ किस्मत थी। वो इंसान नहीं है। क्या तुमने उसे दहाड़ते सुना? बिल्कुल शेर या किसी और की तरह। मार्क्स ने कहा, काश मुझे पता होता कि वे हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं। खैर, वे हमें मारने नहीं जा रहे हैं। अगर वे ऐसा कर रहे होते तो वे हमें पकड़ते समय वहीं ऐसा कर चुके होते। हमें कहीं और ले जाकर मारने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि आप सही हैं। बबांगो अपने बंदियों के साथ जिस पगडंडी पर चलते थे, वह जंगल में बेतरतीब ढंग से घूमती थी। यह 18 इंच से ज्यादा चौड़ी नहीं थी, एक संकरी नाली जो अनगिनत सालों में अनगिनत लोगों और जानवरों के पैरों से गहरी हो गई थी। यह आखिरकार एक छोटी सी धारा के किनारे एक बड़ी नदी के साथ उसके संगम के पास एक कच्चे शिविर तक ले गई। यह एक खाली जगह में एक परित्यक्त गांव का स्थल था, जो अभी तक जंगल द्वारा पूरी तरह से पुनः प्राप्त नहीं हुआ था। जैसे ही तीनों पुरुषों को शिविर में ले जाया गया, उन्हें चिल्लाती हुई महिलाओं और बच्चों ने घेर लिया। महिलाओं ने उन पर थूका और बच्चों ने उन पर लाठियां फेंकी जब तक कि योद्धाओं ने उन्हें भगा नहीं दिया। फिर उनकी गर्दन में रस्सियां डालकर उन्हें एक छोटे से पेड़ से बांध दिया गया। मार्क्स ने थककर जमीन पर लेट गया। मुल्लारगन पेड़ से पीठ टिकाकर बैठ गया। टार्जन खड़ा रहा। उसकी आंखें अपने आसपास के हर विवरण को देख रही थीं। उसका मन एक ही विषय पर केंद्रित था, पलायन। क्रिप्स, मार्क्स ने कहा, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तुमने कभी अपने कुत्तों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया, मुल्लारगन ने सहानुभूतिपूर्वक कहा। तुम हमेशा चाहते थे कि मैं हर दिन 6 मील सड़क का काम करूं, जबकि तुम कार में आराम कर रहे थे। वह क्या था? मार्क्स ने अचानक पूछा। क्या है? क्या तुम सुन नहीं रहे हो उनकी कराहें? यह आवाज नदी की दिशा से आ रही थी, जिसे वे बीच में उगने वाली झाड़ियों के कारण नहीं देख पा रहे थे। किसी आदमी को पेट में दर्द है, मुल्लारगन ने कहा। ये भयानक लगता है, मार्क्स ने कहा। काश मैं भगवान के देश में वापस होता। तुम्हारा वाकई बहुत बढ़िया विचार था इस अफ्रीका में आना। काश मैं जान पाता कि वे हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं। मुल्लारगन ने टार्जन की ओर देखा। वो किसी की चिंता नहीं कर रहा है, उसने कहा, और उसे पता होना चाहिए कि वे हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं। वो खुद एक जंगली आदमी है। वे फुसफुसाकर बात कर रहे थे, लेकिन टार्जन ने उनकी बातें सुन ली थीं। तुम जानना चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं? उसने पूछा। हमें यकीन है, मार्क्स ने कहा। वे तुम्हें खा जाएंगे। मार्क्स अचानक उठ बैठा। उसे लगा कि उसका गला सूख गया है और उसने अपने होंठ चाटे। हमें खाओ, उसने कर्कश स्वर में कहा। आप मजाक कर रहे हैं, मिस्टर। वे अब नरभक्षी नहीं रहे, केवल चलती हुई घड़ों और कहानी की किताबों में ही रह गए हैं। नहीं, क्या तुमने नदी से आती कराहने की आवाज़ सुनी? हाँ, इसका वह हिस्सा खाए जाने से भी बदतर है। वे मांस तैयार कर रहे हैं, इसे नर्म बना रहे हैं। वे पुरुष या महिलाएं या छोटे बच्चे हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, उनमें से कई हैं। 2 या 3 दिन पहले, शायद, उन्होंने डंडों से 3 या 4 जगहों पर उनके हाथ और पैर तोड़ दिए। फिर उन्होंने उन्हें नदी में डुबो दिया, उनके सिर को लकड़ियों से बांध दिया, ताकि वे दुर्घटनावश डूब न जाएं या आत्महत्या न कर लें। वे उन्हें वहां 3 या 4 दिन तक छोड़ देते हैं, फिर वे उन्हें काटकर पकाते हैं। मुल्लारगन का रंग पीला सफ़ेद हो गया।
मार्क्स करवट बदल कर लेट गया और बीमार हो गया। टार्ज़न ने उन पर दया किए बिना नीचे देखा। तुम डरे हुए हो, टार्ज़न ने कहा। तुम तकलीफ नहीं सहना चाहते। मैदान और जंगल में जेब्रा और हाथी हैं जिन्हें तुमने तकलीफ सहने के लिए छोड़ दिया है, शायद कई दिनों तक। लेकिन वे तो केवल जानवर हैं, मुल्लारगन ने कहा। हम तो इंसान हैं। तुम जानवर हो, बंदर ने कहा। जब तुम्हें चोट लगती है तो तुम दूसरे जानवरों से ज्यादा तकलीफ नहीं झेलते। मुझे खुशी है कि बबंगो तुम्हें खाने से पहले तुम्हें तकलीफ पहुंचाने जा रहे हैं। तुम बबंगो से भी बदतर हो। तुम्हारे पास जेब्रा और हाथी का शिकार करने का कोई कारण नहीं था। तुमने जो भी मारा, तुम उसे खा नहीं सकते थे। बबंगो सिर्फ खाने के लिए मारते हैं और वे उतना ही मारते हैं जितना वे खा सकते हैं। वे तुमसे बेहतर इंसान हैं, जिन्हें मारने में मजा आएगा। बहुत देर तक तीनों चुप रहे, हर कोई अपने अपने विचारों में डूबा रहा। शिविर की आवाज़ों के ऊपर नदी से कराहने की आवाज़ें उठ रही थीं। मार्क्स ने रोना शुरू कर दिया। वह टूट रहा था, मुलरगन भी टूट रहा था, लेकिन एक अलग प्रतिक्रिया के साथ। उसने टार्ज़न की ओर देखा, जो अभी भी उनके ऊपर निश्चल खड़ा था। मैं सोच रहा था, मिस्टर, उसने कहा, आप जो कह रहे थे कि हम जानवरों को चोट पहुंचाते हैं और मजे के लिए उन्हें मारते हैं, उसके बारे में। मैंने पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा था। काश मैंने ऐसा न किया होता। एक छोटा बंदर गर्म मैदान में भाग गया। शिकारियों के पीछे चल रहे भारी ट्रक से बचने के लिए उसने एक चक्कर लगाया। इसके तुरंत बाद वह पेड़ों पर चढ़ गया और मैदान के किनारे के पास उनके बीच से झूलता हुआ निकल गया। वो एक डरा हुआ छोटा बंदर था, जो लगातार उन कई जीवों से सावधान रहता था जिनके लिए बंदर का मांस एक विशेष व्यंजन है। ये दुखद था कि ऐसा उत्साही नेमोफिलिस्ट जंगल में डरता था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि हिस्सा सांप और शीता तेंदुआ भी पेड़ों पर रहते थे। वहाँ बहुत बुरे स्वभाव वाले बड़े बंदर भी थे, जिनसे बचना बुद्धिमानी थी, इसलिए छोटा नकीमा जितना संभव हो सके चुपचाप और बिना किसी बाधा के यात्रा करता था। ऐसा शायद ही कभी होता था कि वह इस तरह के एक ही उद्देश्य के साथ यात्रा करता था, या कुछ और करता था, लेकिन आज सबसे स्वादिष्ट कैटरपिलर, सबसे आकर्षक फल या यहाँ तक कि अंडों का घोंसला भी उसे इधर उधर भटकने के लिए नहीं लुभा सकता था। छोटा नकीमा तेजी से जगह जगह जा रहा था। मिल्टन ने जेब्रा के शवों को देखा जो शिकारियों के जाने का रास्ता बता रहे थे। वह क्रोध और घृणा से भर गया और उसने मन ही मन कोसना शुरू कर दिया। जब वह घाटी के किनारे पहुंचा, तो उसने देखा कि एक बैल हाथी के शव के नीचे कार का मलबा पड़ा हुआ था, लेकिन उसे उन दो लोगों का कोई निशान नहीं दिखा। वह बाहर निकला और घाटी में चला गया। मिल्टन एक अनुभवी ट्रैकर था। वह कुचली हुई घास या टूटी हुई टहनी में भी कहानी पढ़ सकता था। क्षतिग्रस्त ऑटोमोबाइल के आसपास की जमीन का एक त्वरित सर्वेक्षण उसे एक ऐसी कहानी सुनाता था जिसने उसे चिंता से भर दिया। खुद के लिए अपनी राइफल को कॉक करके वह ट्रक की ओर घाटी की तरफ वापस चढ़ गया, अपनी आंखें बार बार विपरीत दिशा में जंगल की ओर घुमाता रहा। राहत की सांस लेते हुए उसने ट्रक को मोड़ा और मैदान के पार वापस चल पड़ा। सीमा रक्षकों को तो यह मिलना ही था, उसने सोचा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि इसकी रिपोर्ट कर दूं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उस रात बबांगो ने दावत की, और टार्ज़न को उनकी बातचीत के अंशों से पता चला कि वे अगली रात उसे और 2 अमेरिकियों को मारने की तैयारी शुरू करने की योजना बना रहे थे, लेकिन टार्ज़न अपने हाथ और पैर तुड़वाने के मूड में नहीं था। वह मुल्लारगन के पास लेट गया। अपनी करवट बदल लो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुम्हारी तरफ पीठ करके लेटने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी कलाइयों पर बंदी पट्टियाँ खोलने की कोशिश करूँगा, फिर तुम मेरी पट्टियाँ खोल सकती हो। ठीक है, मुल्लारगन ने कहा। जंगल में मैदान की ओर एक शेर दहाड़ा और बबंगों की तत्काल प्रतिक्रिया ने जानवरों के राजा के प्रति उनके डर को दर्शाया। उन्होंने अपने जानवरों की आग को फिर से भर लिया और लुटेरे को डराने के लिए ढोल पीटना शुरू कर दिया। वे शेर आदमी नहीं थे, ये इंसानों के शिकारी थे, लेकिन थोड़ी देर बाद शेर से और कुछ न सुनने पर जंगली लोग एक बार फिर दावत, नाच, शराब पीने लगे,
अपनी निगरानी ढीली कर दी और टार्ज़न घंटों तक बिना रुके काम करने में सक्षम हो गया। ये धीमा काम था, क्योंकि उसके हाथ इतने बंधे हुए थे कि वो एक बार में केवल एक की उंगली का उपयोग कर सकता था, लेकिन कम से कम एक गांठ ने उसकी दृढ़ता को बाधित किया। उसके बाद यह आसान हो गया और अगले आधे घंटे में मुलर्गन के हाथ आज़ाद हो गए। 2 हाथों से वो और तेजी से काम कर सकता था, लेकिन समय उड़ रहा था। आधी रात से बहुत पहले हो चुकी थी। संकेत थे कि जल्द ही तांडव समाप्त हो जाएगा। फिर टार्ज़न जानता था, उन पर पहरेदार तैनात किए जाएंगे। आखिरकार वह आज़ाद हो गया। मार्क्स की बंधी हुई उंगलियां ज्यादा आसानी से जवाब देती थीं। मेरे पीछे अपने पेट के बल रेंगते हुए चलो, टार्ज़न ने फुसफुसाते हुए कहा। कोई शोर मत करो। जेब्रा के वध के लिए मुल्लार्गन के खेद की स्वीकृति ने टार्ज़न को दोनों लोगों को भागने का मौका देने के लिए दृढ़ संकल्पित किया था, और ये तथ्य कि मुल्लार्गन ने उसे रिहा करने में मदद की थी। उसने न तो उनके लिए पसंद महसूस किया और न ही उनके लिए जिम्मेदारी। वो उन्हें साथी मनुष्य के रूप में नहीं मानता था, बल्कि उन जंगली जानवरों से भी दूर के प्राणी के रूप में मानता था जिनके साथ वह बचपन से ही रहता था। वे उसके रिश्तेदार और साथी थे। टार्ज़न जंगल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा। अगर वह अकेला होता तो वह पेड़ों के उस अभयारण्य तक पहुंचने के लिए अपनी गति पर निर्भर होता जहां कोई भी बबंगो उसके पीछे नहीं आ सकता था। उन ऊंचे ऊंचे रास्तों पर जो केरचाक के वानरों ने उसे चलना सिखाया था, लेकिन उसके पीछे के 2 लोगों के पास एकमात्र मौका था कि वे जंगल में बिना देखे पहुंच जाएं। वे मुश्किल से 100 फीट से ज्यादा चले थे जब मार्क्स को छींक आई। अस्थमा से पीड़ित होने के कारण उन्हें जमीन से उड़ी धूल या परागकणों से एलर्जी हो गई थी। उन्हें एक बार नहीं बल्कि लगातार छींक आ रही थी, और उनकी छींक का जवाब शिविर से चिल्लाने की आवाज़ों से मिल रहा था। उठो और भागो। टार्ज़न ने उछलकर अपने पैरों पर खड़े होने का निर्देश दिया, और तीनों जंगल की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे पीछे चिल्लाते हुए जंगली लोगों का एक समूह चल रहा था। बाबांगो ने सबसे पहले मार्क्स को पकड़ा, जो उसके सड़क निर्माण कार्य की उपेक्षा का नतीजा था, लेकिन उन्होंने मुल्लार्गन को भी पकड़ लिया, जंगल में पहुंचने से ठीक पहले। उन्होंने उसे इसलिए पकड़ा क्योंकि वह मार्क्स को बचाने की कोशिश करने के लिए अपने जीवन की संभवतः पहली वीरतापूर्ण इच्छा से प्रेरित होकर कुछ क्षण के लिए हिचकिचाया था। जब वे उस पर चढ़ गए और बचाव और भागना दोनों ही अब संभव नहीं थे, तो एक मुक्का वाला मुल्लार्गन पागल हो गया। चलो तुम बेवकूफ, उसने चिल्लाया और अपना प्रसिद्ध दायां मुक्का काली थोड़ी पर मारा। दूसरे लोग उसके पीछे आ गए और तेजी से एक के बाद एक कई क्रूर दाएं और बाएं मुक्के मारने लगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मुल्लार्गन ने गुर्राते हुए कहा, दुनिया के हैवीवेट चैंपियन के साथ बंदर बांट करना। फिर एक योद्धा उसके पीछे से आया और भाले के मूठ से उसके सिर पर जोरदार वार किया, और एक मुक्का मारने वाला मुल्लार्गन अपने जीवन में पहली बार नीचे गिरा और बाहर हो गया। टार्ज़न, जो समाशोधन के किनारे एक पेड़ की शाखा पर बैठा था, एक दिलचस्प दर्शक था, जो मुल्लार्गन की वीरता के कार्य की सही व्याख्या कर रहा था। ये दूसरा सराहनीय गुण था जो उसने इन दोनों में से किसी में भी देखा था, और इसने उसे उनके आसन भाग्य के बारे में अधिक सक्रिय चिंतन के लिए प्रेरित किया। मृत्यु का उसके लिए कोई मतलब नहीं था, जब तक कि वह किसी मित्र की मृत्यु न हो, क्योंकि मृत्यु जंगल में एक सामान्य बात है, और उसका, जंगली जानवर का मनोविज्ञान, जो हमेशा मृत्यु के साथ चलता है, इससे बहुत प्रभावित नहीं होता है। लेकिन आत्मा बलिदान करने वाली वीरता जंगली जानवरों की आम विशेषता नहीं है। ये लगभग पूरी तरह से मनुष्य में पाई जाती है, जो उनमें से अधिक साहसी लोगों की पहचान है। यह एक ऐसा गुण था जिसे टार्ज़न समझ सकता था और उसकी प्रशंसा कर सकता था। इसने इन 2 सबसे अलग अलग लोगों के बीच एक बंधन बनाया, जिससे टार्ज़न के अनुमान में मुल्लार्गन का स्थान बबांगो से ऊपर हो गया, जिन्हें वह स्वाभाविक दुश्मन मानता था। पहले, मुल्लार्गन का स्थान बबांगो से नीचे, सियारुंगो से नीचे और लकड़बग्घा डांगो से नीचे था। टार्ज़न को अब भी इन लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं हो रही थी, जिन्हें वह उनके भाग्य पर छोड़ने वाला था, लेकिन उसने उनकी सहायता करने के विचार पर विचार किया। शायद इससे बाबंगोस को उतना ही उलझन और परेशानी होगी, जितना कि मुल्लार्गन और मार्क्स को सहायता मिलेगी।
एक बार फिर निकिमा मैदान पार कर गया, इस बार सफेद पंखों वाले वजीरी के सरदार मुवीरो के चौड़े भूरे कंधे पर। एक बार फिर वह बकबक करने लगा और डांटने लगा, और उसका दिल नुमा शेर के दिल जैसा था। मुवीरो के कंधे से, टार्जन के कंधे से, निकिमा दुनिया को नरक में जाने के लिए कह सकता था, और उसने ऐसा किया भी। अपनी धीमी गति से चलती हुई ट्रक से मिल्टन ने दूर से देखा कि कुछ लोगों का एक बड़ा समूह आ रहा है। उसने ट्रक रोक दिया और दूरबीन निकाली। जब उसने उन्हें अपनी रुचि की वस्तु पर केंद्रित कर दिया तो उसने सीटी बजाई। मुझे उम्मीद है कि वे दोस्ताना होंगे, उसने सोचा। उसके एक लड़के ने उसे बताया था कि बबांगो इस क्षेत्र में कहीं छापा मार रहे हैं, और उसने क्षतिग्रस्त कार के आसपास जो सबूत देखे थे वे अफवाह की पुष्टि करते प्रतीत हुए। उसने देखा कि उसके बगल में बैठा लड़का अपनी राइफल तैयार रखे हुए था और फिर से गाड़ी चलाकर चला गया। जब वे करीब पहुंचे तो उसने देखा कि दल में करीब 100 सफेद पंख वाले योद्धा शामिल थे। उन्होंने उसे रोकने के लिए अपना रास्ता बदल लिया था। उसने ट्रक की गति बढ़ाकर उनके बीच से भागने के बारे में सोचा। उसे स्थिति खराब लग रही थी क्योंकि यह स्पष्ट रूप से एक युद्ध दल था। उसने लोड के ऊपर बैठे लड़कों को बुलाया कि वे अतिरिक्त राइफलें निकाल लें और अगर वह कहे तो गोलीबारी शुरू कर दें। उन पर गोली मत चलाओ बवाना, एक लड़के ने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो वे हम सबको मार डालेंगे। वे बहुत महान योद्धा हैं। वे कौन हैं? मिल्टन ने पूछा। वजी, वे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह मुवीरो ही था जो ट्रक के रास्ते में आया और अपना हाथ ऊपर उठाया। मिल्टन रुक गया। तुम कहाँ से आए हो? वजी सरदार ने पूछा। मिल्टन ने उन्हें उस घाटी के बारे में बताया और बताया कि उसने उसके तल में क्या पाया था। तुमने अपने 2 दोस्तों के अलावा किसी अन्य श्वेत व्यक्ति को नहीं देखा? मुरिवो ने पूछा। कल मैंने एक श्वेत व्यक्ति को देखा जो स्वयं को टार्जन कहता था। क्या वह अन्य लोगों के साथ था जब उन्हें पकड़ा गया था? मुझे नहीं पता। हमारे पीछे आओ, मुविरो ने कहा, और जंगल के किनारे पर डेरा डालो। अगर तुम्हारे दोस्त जीवित हैं तो हम उन्हें वापस ले आएंगे। नकीमा के कार्यों से मुविरो को पता चल गया था कि टार्जन संकट में है, और इस नए साक्ष्य से पता चला कि उसे उसी जनजाति द्वारा मार दिया गया होगा या पकड़ लिया गया होगा जिसने अन्य लोगों को आश्चर्यचकित किया था। मिल्टन ने वजी को इतनी तेज गति से भागते हुए देखा कि वो मीलों की दूरी को तेजी से खा जाएगी। फिर उसने अपनी मोटर चालू की और उसका पीछा किया। नरभक्षी शिविर में अपने नंगा नाच के प्रभाव से सो रहे बबांगो दोपहर तक नहीं जागे। वे बुरे मूड में थे। उन्होंने एक शिकार खो दिया था और उनमें से कई वन पंच मुल्लार्गन के साथ मुठभेड़ के परिणामस्वरूप जबड़े और टूटी हुई नाक से पीड़ित थे। श्वेत लोगों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। मुल्लार्गन के सिर में दर्द था, जबकि मार्क्स के पूरे शरीर में दर्द था, और हर बार जब वह सोचता कि उसे मारने से पहले उसके साथ क्या होने वाला है तो उसे बेहोशी सी महसूस होने लगती थी। वे हमारे हाथ और पैर 4 जगहों से तोड़ देते हैं, वो बुदबुदाया, और फिर हमें नर्म बनाने के लिए 3 दिनों तक उस पे में भिगोते हैं। गंदे छूतड़, चुप रहो, मुल्लार्गन ने झट से कहा। मैं इसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। टार्जन को पता था कि वजीरी उससे बहुत दूर नहीं है, इसलिए वह उन्हें ढूंढने के लिए मैदान के किनारे पर लौट आया। अकेले और दिन के उजाले में वह जानता था कि वह भी अमेरिकियों को बबांगो के शिविर से बचाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। सारा दिन वह मैदान के किनारे पर भटकता रहा, और फिर जब वजीरी का कोई निशान नहीं दिखा तो वह पेड़ों के बीच से नरभक्षी शिविर की ओर वापस लौट आया, क्योंकि भूमध्यरेखीय धुंधल का जंगल की रात के अभेद्य अंधेरे में प्रवेश कर गया था। वो एक नई दिशा से शिविर के पास पहुंचा, उस छोटी सी धारा से नीचे आ रहा था जिसमें बचे हुए शिकार डूबे हुए थे। शिविर के ऊपर उसके नथुने नुमा शेर और सबोर शेरनी की गंध को पकड़ते हैं, और जल्दी वो उनके नीचे उनके धुंधले आकार को पहचान लेता है। वे मानव मांस की गंध की ओर चुपचाप खिसक रहे थे, और वे बहुत भूखे थे। वानर आदमी यह जानता था, क्योंकि खाली शेर की गंध भरे पेट वाले शेर की गंध से बिल्कुल अलग होती है।
हर जंगली जानवर यह जानता है, इसलिए ये देखना असामान्य नहीं है कि हाल ही में खिला हुआ शेर चरने वाले शाकाहारी जानवरों के झुंड के बीच से बिना किसी आकस्मिक ध्यान के गुजर जाता है। इन दो पीछा करते शेरों की खामोशी और भूख उनके शिकार के लिए बुरा संकेत थी। 1 दर्जन योद्धा मुलरगन और मार्क्स के पास पहुंचे। उन्होंने उनके बंधन काटे और दोनों पुरुषों को जोर से झटका देकर खड़ा कर दिया। फिर वे उन्हें शिविर के केंद्र में ले गए, जहां प्रमुख और जादूगर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। योद्धा प्रमुख के सामने अर्धवृत्त में खड़े थे और उनके पीछे महिलाएं और बच्चे थे। दोनों अमेरिकी लड़खड़ाकर गिर पड़े और अपनी पीठ के बल जमीन पर गिर पड़े, और वहां वे फैले हुए थे। 2 योद्धा एक दूसरे के हाथ और पैर को पकड़े हुए थे। ऊपर के पेड़ की पत्तियों से एक लगभग नंगा सफेद आदमी नीचे की ओर देख रहा था। वह अपने मन में बचाव को अंजाम देने की संभावनाओं को तौल रहा था, लेकिन वह इन दोनों के लिए खुद को बेकार में बलिदान करने का कोई इरादा नहीं रखता था। जानवरों की आग के पीछे 2 जोड़ी पीली हरी आंखें देख रही थीं। 2 घुमावदार पूंछों की नोकें इधर उधर घूम रही थीं। पास की धारा से एक करुण कराह सुनाई दी और शेरनी ने अपनी आंखें उस दिशा में घुमा ली, लेकिन विशाल काले बालों वाला नर शिविर के भीतर भीड़ को घूरता रहा। जादूगर उठकर दोनों पीड़ितों के पास गया। एक हाथ में उसने जेब्रा की पूंछ पकड़ी हुई थी, जिस पर पंख लगे हुए थे, दूसरे हाथ में एक भारी डंडा था। मार्क्स ने उसे देखा और कराहना शुरू कर दिया। उसने संघर्ष किया और चिल्लाया, मुझे बचाओ बच्चे, मुझे बचाओ, उन्हें मेरे साथ ऐसा मत करने दो। मुलरगन ने एक आधी अधूरी याद की हुई प्रार्थना बुदबुदाई। जादूगर उनके इर्द गिर्द नाचने लगा, जेब्रा की दुम को उनके ऊपर लहराता हुआ और अपनी रस्मी बकवास बुदबुदाने लगा। अचानक वह मुलरगन के करीब पहुंचा और अपने भारी डंडे को उस आदमी के ऊपर घुमाया। फिर मुलरगन, जो दुनिया का हैवीवेट चैंपियन था, योद्धाओं की पकड़ से छूट गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अपनी मांसपेशियों की पूरी ताकत और अपने शरीर के वजन के साथ उसने जादूगर की थोड़ी पर ऐसा वार किया जैसा उसने कभी किसी रिंग में नहीं किया था, और जादूगर का जबड़ा टूट गया और वह बेहोश हो गया। इकट्ठे हुए योद्धाओं में से एक क्रूर क्रोध की चीख निकली और एक पल बाद मुलरगन संख्या में डूब गया। शेरनी नदी के किनारे पहुंची और उसने बबांगों के एक दयनीय शिकार, एक महिला के सिर की ओर अपने पंजे से हमला किया। बेचारा प्राणी डर के मारे चीख उठा और शेरनी ने भयानक रूप से दहाड़ते हुए हमला कर दिया। डरे हुए बबांगों ने आवाज़ों की दिशा में अपनी आंखें घुमाईं और फिर शेर ने सीधे उन पर हमला किया। उसकी गड़गड़ाहट से जमीन हिल गई। जंगली जानवर मुड़े और भाग गए, अपने 2 शिकार और जादूगरनी को मांसाहारी के रास्ते में छोड़ दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि शेर मुल्लार्गन के पैरों पर खड़ा होने से पहले ही उसके ऊपर पहुंच गया। एक पल के लिए विशाल जानवर उस आदमी को घूरता हुआ खड़ा रहा, जो डर से स्तब्ध होकर उन डरावनी आंखों में घूर रहा था। उसने बदबूदार सांसों को सूंघा और पीले नुकीले दांतों और लार टपकाते गालों को देखा, और उसने कुछ और भी देखा, कुछ ऐसा जिसने उसे आश्चर्य और विस्मय से भर दिया। जब टार्जन ने खुद को पेड़ से नीचे गिराया तो वह विशाल बिल्ली की पीठ पर गिर गया। मुल्लार्गन ने छलांग लगाई और पीछे हट गया, लेकिन वह भयभीत होकर उस पर काबू पा लिया क्योंकि वह शेर द्वारा उस आदमी को मारने का इंतजार कर रहा था। मार्क्स ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की और डर के मारे उस बड़े तने को नोचने लगा। शेरनी ने महिला को नदी से खींच लिया था और उसे जंगल में ले जा रही थी। उसकी दर्दनाक चीखें बाकी सभी आवाज़ों से ऊपर उठ रही थीं। मुलरगन भागना चाहता था, लेकिन वह भाग नहीं सका। वह जमीन पर स्थिर खड़ा था और इस अविश्वसनीय घटना को देख रहा था। टार्जन के पैर शेर के शरीर के निचले हिस्से के चारों ओर बंधे हुए थे। उसकी स्टील की बनी भुजाएं काले बालों वाली गर्दन को घेरे हुए थीं। शेर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपनी पीठ पर बैठे आदमी पर निरर्थक प्रहार कर रहा था, और उसकी दहाड़ के साथ साथ आदमी की दहाड़ भी मिल रही थी। ये बाद की दहाड़ थी जिसने मुलरगन के खून को जमा दिया। उसने देखा कि शेर ने खुद को जमीन पर फेंक दिया और उस आदमी को हटाने की पागल कोशिश में उस पर लुढ़क गया, लेकिन जब वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो वह आदमी अभी भी वहीं था।
एक मुक्का मुल्लार्गन ने कई युद्ध देखे थे जिसमें प्रतियोगियों की ताकत या साहस के लिए प्रशंसा की चीखें उठी थीं, लेकिन उसने कभी भी ऐसी ताकत और साहस नहीं देखा था जैसा कि एक लगभग नग्न आदमी ने शेर के साथ हाथापाई में दिखाया था। शेर की सहनशक्ति उसकी ताकत के अनुपात में नहीं होती और जल्द ही बड़ी बिल्ली थकने लगी। एक पल के लिए वह चारों पैरों पर खड़ी होकर हाँफने लगी और उस पहले मौके पर टार्ज़न ने एक हाथ से उसकी पकड़ ढीली की और अपने शिकार के चाकू को म्यान से बाहर निकाला। हरकत पर शेर घूम गया और अपने प्रतिद्वंद्वी को पकड़ने की कोशिश की। चाकू आग की रोशनी में चमक उठा और लंबा ब्लेड गहरे भूरे कंधे के पीछे धंस गया। भयानक दहाड़ लगाते हुए जानवर पीछे की ओर उछला और फिर से ब्लेड को अंदर धकेल दिया गया। दर्द और क्रोध के आवेग में बड़ी बिल्ली हवा में ऊंची छलांग लगाई। फिर से ब्लेड उसके बाजू में धंस गया। 3 बार ब्लेड शेर के दिल तक पहुंच गया था और अंत में वह अपनी बाजू पर लुढ़क गया, ऐंठन से कांप उठा और शांत पड़ा रहा। टार्ज़न सीधा खड़ा हुआ और उसने अपने शिकार के शव पर पैर रखा और अपना चेहरा आसमान की ओर उठाकर बैल बंदर की भयानक विजय पुकार लगाई। मार्क्स के घुटने उसके नीचे दब गए और वह अचानक बैठ गया। मुलर्गन ने महसूस किया कि उसके सिर के बाल खड़े हो गए हैं। शेर से बचने के लिए जंगल में भागे बबंगो अजीब चीख की अनाम भयावहता से बचने के लिए भागते रहे। आओ, टार्ज़न ने आदेश दिया और दोनों व्यक्तियों को मैदान की ओर ले गया, कैद, मृत्यु और नरभक्षी बबांगो से दूर। अगले दिन मार्क्स और मुल्लार्गन मेल्टन के साथ शिविर में थे। टार्ज़न और वजीरी बाबांगो का पीछा करने, उन्हें दंडित करने और देश से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे थे। वानर पुरुष के जाने से पहले उसने 2 अमेरिकियों का सामना किया। उन्होंने आदेश दिया, अफ्रीका से बाहर चले जाओ और कभी वापस मत आना। मेरे लिए कभी भी इतनी जल्दी नहीं होती, मुल्लार्गन ने कहा। सुनो मिस्टर, मार्क्स ने कहा, मैं तुम्हें $100 की गारंटी देता हूँ अगर तुम न्यूयॉर्क वापस आओगे और मेरे लिए लड़ोगे। टार्ज़न मुड़ा और वजीरी के साथ चला गया, जो पहले से ही मार्च पर थे। निकिमा उसके कंधे पर बैठ गया और तरमांगनी को बुरे बुरे नाम दिए। मार्क्स ने अपने हाथ फैलाए, हथेलियां ऊपर की ओर। क्या तुम इसे हरा सकते हो, बच्चे? उसने पूछा। वह 100 जी को ठंडे दिमाग से ठुकरा देता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि उसने ऐसा किया। वह एक ही राउंड में तुमसे वह चैंपियनशिप छीन लेता। कौन? वन पंच मुल्लार्गन ने पूछा। वह बदमाश